अब मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी 272 से नीचे है, काफी नीचे है। कोई भी एक सीट हरियाणा में ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस फाइट में ना हो। भिवानी महेंद्रगढ़ बिल्कुल क्लियरली बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है। फरीदाबाद में बीजेपी हार रही है। प्रधानमंत्री देश का है, बोल रहा है कि घुसपैठिए मुसलमानों को देगी, जिसका मतलब है बच्चे पैदा करने वाले। एक दो दिन पहले इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम तो नहीं करता हूं, कभी नहीं किया मैंने। अब मेरी भाषा में इसको थूक के चाटना बोलते हैं। अगर इंडिया अलायंस ने जो इनका बेंगलोर बॉम्बे की मीटिंग हुई थी उसके बाद अगर टेम्पो बना लिया होता दिसंबर के महीने में, तो बीजेपी तो 150 सीट के लाले पड़ जाते बीजेपी को। तो वो यहाँ की पैदाइश के नहीं है, लेकिन यहाँ की पैदाइश वालों ने क्या कर दिया इस इलाके का। मतलब ये अंदरी बाहरी की बात होती है। अंदर वालों ने कर लिया ना राज। कितने साल किया, कितनी टर्म से हैं यहाँ पे, कुछ काम नहीं किया। नमस्कार, एनजेपी हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वराज इंडिया के संस्थापक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनाव विश्लेषक भी है। आज इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर ही हम चर्चा करते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में, महीनों में कई राज्य का दौरा किया है। फिलहाल पूरे देश में क्या राजनीतिक माहौल है? कोमल जी, एक बात शुरू में आपने ठीक ही बताया, मैं फिर स्पष्ट कर दूं। एक जमाने में मैं चुनाव विश्लेषक हुआ करता था, अब नहीं हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर जो देखता हूँ वो बात बोलता हूँ। तो उस तरह का सर्वेक्षण, एग्जिट पोल, ये सब मैं करता नहीं। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देश के कई राज्यों का दौरा किया। तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अभी परसों परले दिन में बिहार से वापस लौटा हूँ। इन सब राज्यों में दौरा करने के बाद अब मेरी ये स्पष्ट धारणा है कि ये चुनाव पलट चुका है। चुनाव जब शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि भाई 400 पार वगैरह वाली बातें तो खैर हवाई चीजें थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 2019 की अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है। हालांकि मेरी पहले दिन से मान्यता थी कि अगर आप चुनाव का गणित देखें तो 272 से नीचे उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चुनाव के शुरू में लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। जैसे जैसे चुनाव के नजदीक हम आए, पहले दौर में जब पहुंचे, वहां आते आते मैंने घूमना शुरू किया, देखना शुरू किया कि भाई ये तो वो नहीं है जो सर्वे दिखा रहे हैं, पोल दिखा रहे हैं, टीवी चैनल बता रहे हैं, वो तो जमीन पे बिल्कुल नहीं है। और तो मुझे लगा कि अब तो लगता है कि 272 से नीचे उतारा जा सकता है। लेकिन अब जो पूरा राउंड घूम के आया हूँ, खासतौर पे यूपी बिहार में इतना दौरा किया मैंने, अब मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी 272 से नीचे है, काफी नीचे है। और ये भी संभव है, अभी गारंटी से नहीं कह सकते, ये भी संभव है कि पूरा एनडीए मतलब बीजेपी और उसके सारे सहयोगी मिला के भी 272 ना पहुंच पाए, ये भी संभव है। बहुत बड़ा बदलाव इस चुनाव। अभी आपने भी बताया, और 2-3 महीने पहले जब आपसे हमारे बात हुई थी तब आपने कहा था कि काफी आसानी से शायद भाजपा केंद्र में अपनी सरकार बना जाए। अब जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? 2-3 वजह हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज हुई है। मैं समझता हूं कि लोगों के मन के अंदर जो थकान थी, जो एक तरह का अविश्वास था, लेकिन जो ऊपर नहीं आ रहा था क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रहा था, चुनाव के अवसर पे वो सब चीजें बाहर आ गई हैं। मैं लोगों से 2-3 चीज सुनता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोगों में कोई मोदी जी के खिलाफ ऐसा कोई गुस्सा हो जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ 77 में था, किसी तरह निकालो, ऐसा नहीं था। मेरे को अभी भी नहीं लगा। हरियाणा के कुछ इलाकों में मुझे ऐसा लगता है गुस्सा, बाकी देश में उस तरह का गुस्सा नहीं है। लेकिन एक थकान है कि भाई यार हो गया, बस हो गया ना, कर लिया 10 साल, अब आगे चलो ना। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि मोदी जी के नाम पे अब बाकी सब सवालों पे ढक्कन नहीं लग सकता। पहले क्या था कि आप कोई सवाल पे चर्चा करो, मोदी मोदी, बस खत्म, उसके बाद चर्चा नहीं हो सकती थी। अब बेरोजगारी का सवाल, हमारे इलाके में अग्निवीर का सवाल, महंगाई का सवाल, किसान की स्थिति का सवाल, महिला की सुरक्षा का सवाल, ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। ये सवाल बंद नहीं हो रहे।
और जैसे ये सवाल उठते हैं लोगों की अपनी जिंदगी के सवाल, तो फिर बीजेपी के पास उत्तर नहीं है इन सवालों का, इसलिए चुनाव पलट रहा है। एक चीज मैं एडिशनल और सुनता हूँ, कुछ इलाकों में, हरियाणा में तो सुनता हूँ, पर मैंने ये बिहार में भी सुना, उत्तर प्रदेश में भी सुना, और वो ये कि लोग कह रहे हैं साहब भाई साहब ये तो तानाशाही आ गई, जिसको चाहे पकड़ लिया, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको अंदर कर दिया, ये तो ठीक नहीं है। मतलब मुझे आरएसएस के लोगों ने कहा कि देखो वोट हम बीजेपी को डालेंगे, लेकिन ये भाई साहब ये काम ठीक नहीं हो रहा, आप लोग कुछ करो ना, ऑपोजिशन को मजबूत करो इस देश के अंदर। तो ये बात देश में पहली बार आ रही है। इसकी वजह से चुनाव तक जो सारी चीजें दबा के ढक के बीजेपी ने रखी हुई थी, मीडिया की मदद से, बड़ी बड़ी टेलीविजन चैनल ने इनको मदद की इन सारे देश के सच्चे मुद्दों को दबाने की, इलेक्शन के नजदीक वो अपने आप बाहर आ गए। आप हरियाणा से हैं तो अब थोड़ी यहाँ की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आपको क्या लगता है, भाजपा या इंडिया गठबंधन में क्या राजनीतिक माहौल है दोनों का? हरियाणा में मैं अभी सिरसा हिसार में गया, और गुड़गांव, फरीदाबाद का थोड़ा सा हिस्सा, और भिवानी महेंद्रगढ़। जब चुनाव शुरू हुए मुझे लग रहा था कि देखो हरियाणा में दूसरे राज्यों से थोड़ा बेटर सिचुएशन इंडिया अलायंस की रहेगी, कांग्रेस की खास तौर पे, और वो 2-3 सीट तो निकाल लेंगे। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ 5 सीट तो आप लगभग पक्की कह सकते हो, और 2-3 सीट के मतलब अब तो उल्टा गिनती गिननी चाहिए कि कौन सी सीट है जिसमें बीजेपी फाइट में है। कोई भी एक सीट हरियाणा में ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस फाइट में ना हो। मैं हैरान हुआ, फरीदाबाद, अगर आप मुझसे 6 महीना पहले पूछते तो मैं कहता है सबसे सेफ सीट जो बीजेपी के लिए रहेंगी फरीदाबाद है, करनाल है, ऐसी सीटें हैं। फरीदाबाद में बीजेपी हार रही है। ये जो बाकी सीटें हैं तो ये तो सब कोई शुरू से ही मान रहा था कि रोहतक है, सोनीपत है, सिरसा है, हिसार है, ये सब सीटें तो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हैं। लेकिन अब जैसा मैंने कहा भिवानी महेंद्रगढ़ बिल्कुल क्लियरली बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है। कल मैं वहाँ पे था, वहाँ तो एकदम मतलब उधर के लोग तो इसके क्या भिवानी साइड के लोग कह रहे थे भाई साहब यहाँ से तो हम 1.5-2 लाख की लीड लेके भेज देंगे, अब दान सिंह जी वहाँ अपना ठीक कर लें, और वहाँ उनका ठीक है ही है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ भी, और यहाँ तक कि अब तो गुड़गांव और करनाल तक की बात हो रही है। तो ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। हरियाणा में डबल चीज हो गई है, एक तो किसान आंदोलन की वजह से, दूसरा ये जो सरकार में उठापटक यहाँ पे हुई है उससे सरकार की क्रेडिबिलिटी तो अब गिर रही है। पिछली बार भी मैंने बोला था कि भाई जब कोई पार्टी अपने मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले हटा दे, इसका मतलब मान लिया कि भाई हमने काम नहीं किया, हमें कोई नया चेहरा लाने की जरूरत है। वो सब हो रहा है, और हरियाणा में इस वक्त सबकी निगाह विधानसभा चुनाव पे भी है। तो इन सब का मिला जुला परिणाम ये हो रहा है कि हरियाणा में तो लगभग इस वक्त कांग्रेस की आंधी चल रही है। गुड़गांव में कांग्रेस का उम्मीदवार राज बब्बर है, उनको लेकर आए हैं वो, तो उस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शख्सियत है और अनुभव है उन्हें पार्लियामेंट का, और ऐसा अनुभवी व्यक्ति अच्छा रहेगा। वो यहाँ की पैदाइश के नहीं है, लेकिन यहाँ की पैदाइश वालों ने क्या कर दिया इस इलाके का, मतलब ये अंदरी बाहरी की बात होती है। अंदर वालों ने कर लिया ना राज, कितने साल किया, कितनी टर्म्स से हैं यहाँ पे, कुछ काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि असली सवाल ये है कि सवाल ये नहीं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई हो, सवाल ये है कि आप किस इलाके से जुड़ने और काम करने के लिए तैयार हो। वैसे भी कोमल जी, मेरे विचार से ये इलेक्शन ना तो एमपी का है, ना ये इलेक्शन पीएम का है। मेरे लिए तो ये इलेक्शन संविधान बचाने का है, और मेरे लिए मैं खुद इस इलाके का वोटर हूँ, और मैं वोट करते वक्त ये देखूंगा कि भाई मैं जिस व्यक्ति को चुन के दिल्ली भेज रहा हूँ, जब मेरे संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश होगी, तो क्या ये व्यक्ति संविधान बचाने का काम करेगा या संविधान को तोड़ने का काम करेगा। और ये सोचते हुए मैं तो वोट दूंगा, और इसलिए मेरे मन में कोई एक पैसे का संदेह नहीं है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को इस वक्त जिताना इस इलाके की, इस प्रदेश की और देश की अनिवार्यता है। इंडिया अलायंस की जो अभी परफॉर्मेंस है उसे देखकर आपको क्या लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, इससे भी कोई बेहतर गठजोड़ हो सकता था? बेहतर कर सकते थे।
मैं तो समझता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस ने जो इनका बेंगलोर बॉम्बे की मीटिंग हुई थी उसके बाद अगर टेम्पो बना लिया होता दिसंबर के महीने में, तो बीजेपी तो 150 सीट के लाले पड़ जाते बीजेपी को तो। और ये भी संभव है कि 1977 जैसी आंधी चल जाती इनके खिलाफ, वो नहीं चल पा रही। उसके दो ही कारण हैं, एक कि मोदी जी की अभी कुछ लोकप्रियता बाकी है, और दूसरा ये कि इंडिया अलायंस जितना एकजुट होके एक एजेंडा, एक मैनिफेस्टो वो करने की जो एक प्रेजेंटेशन हो सकती थी, वो अभी उतनी नहीं हो पाई है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल ने मिलकर जो कैंपेन किया है, बहुत अच्छा कैंपेन है। बिहार में तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इनका अलायंस अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में हो ही नहीं सकता था। दिल्ली में कुल मिला के ठीक चल रहा है अलायंस, मगर आप कह रही बेहतर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, और वो होता तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती इस इलेक्शन में। तो इस लिहाज से मेरे मन में जरूर ये है कि खामखा इन्हें थोड़ा सा मौका दे दिया। आप बहुत पुराने समय से राजनीति में हैं। आजकल जो राजनीतिक नेता हैं उनका जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? इन सब चीज़ों में दरअसल इशारा ऊपर से होता है। सामान्य व्यक्तियों का स्तर एक जैसा ही रहता है, नेताओं का स्तर भी एक रहता है। इसके स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? स्टैंडर्ड ऊपर से सेट होते हैं। जब ऊपर का व्यक्ति ऊटपटांग भाषा व्यवहार करना शुरू कर दे तो नीचे वाले को लगता है भाई मेरे को ही क्या ऐसी पाबंदी है। अमेरिका में ट्रंप आता है, बहुत ही उल जलूल किस्म की बातें करता है, तो ट्रंप के आते ही अमेरिका के हर नेता के बोल बिगड़ जाते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति भी ड्राइंग रूम में बैठ के वो बातें शुरू कर देता है जो 10 साल पहले उसे शर्म आती है वो बात करने की। मोदी जी ने एग्जैक्टली वो काम इस देश में किया है। प्रधानमंत्री देश का है, बोल रहा है कि घुसपैठिए मुसलमानों को देगी, जिसका मतलब है बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए, जिसके अपने छह वैसे अभी 1-2 दिन पहले इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम तो नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया मैंने। अब मेरी भाषा में इसको थूक के चाटना बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, देखो आपने एग्जैक्टली वो वीडियो देखा, वो कहते हैं आपने हिंदू मुसलमान वाली बात की, अरे अरे क्या बात कर रही हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ। अरे भाई साहब वीडियो है आपके कहने का। वो कह रहे हैं कि मैंने एग्जैक्टली ये भाषा है उनकी, आप दोबारा वीडियो चला देना, इसके साथ चलवा के दिखा देना। मुसलमानों के लिए मतलब उनके लिए जो बच्चे बहुत बच्चे पैदा करते हैं और जो घुसपैठिए हैं, फिर कहते हैं तुम घुसपैठियों को दोगे। भाई साहब कौन घुसपैठिए थे जिसकी आप बात कर रहे थे? उसके बाद अब जब लग गया है कि मैं दांव में पड़ा नहीं, दांव ठीक नहीं पड़ा, अब उससे पलटने की कोशिश, मतलब अब तो हास्यास्पद हो गई है। पहले कम से कम मोदी के बारे में ये लोगों को था कि भाई इस आदमी ने बोल दिया, देखो कड़ा आदमी है, पीछे ना हटेगा। अब पीछे भी हट रहे हैं, मतलब गलत काम भी किया, माफी भी ना मांगी, और अब पलट के ना मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। भाई साहब टीवी है आजकल, दुनिया में वीडियो है, दिखा रहा है कि क्या बोला था आपने, या तो ईमानदारी से माफी मांग लो कि गलत बात बोल दी थी मैंने। भाई किसी भी परिवार के मुखिया का काम होता है, मान लो घर में 2 बच्चों के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, मान लो दोनों के अंदर कभी कभार झगड़ा भी हुआ है, परिवार के मुखिया का काम है ना ऐसा थोड़ी हुआ था, उसने तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी बात कही, तो उसकी नीयत बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, इकट्ठे आओ बैठो मेरे साथ बात करो। परिवार का मुखिया ये नहीं करता कि लेंस लेके ढूंढे, अच्छा क्या डिफरेंसेस हैं, अच्छा 5 साल पहले तो कुछ गड़बड़ की होगी, चलो करो, अच्छा 5 साल नहीं 50 साल पहले तो कुछ होगा, 500 साल पहले तो मिल ही जाएगा। ये काम है देश के प्रधानमंत्री का करने का। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मंगलसूत्र ले जाएंगे, अच्छा भैंस ले जाएंगे तुम्हारी, मैंने यार शर्म करो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे बोलने की चीजें हैं इस तरह की। तो क्या होता है, सारी चीजों के सिग्नल ऊपर से शुरू होते हैं, जहां ऊपर भाषा बिगड़ती है फिर वो नीचे तक तो अमर्यादा जो है वो मर्यादा बन जाती है कि भाई ठीक है गाली गलौज तो होती है, मैं भी करूंगा। अब इन्होंने बीजेपी वालों ने ऐसे 5-10 नेता छुट्टे छोड़ रखे हैं, रोज ऊटपटांग बात करेंगे। एक इनका कर्नाटका में ऐसा है, एक इनका तेलंगाना में ऐसा है, उत्तर प्रदेश में 2-3 है जिनका रोज काम है ऐसे ऊटपटांग बयान देना, और उनको पार्टी में प्रमोशन मिलता है। ऐसे काम करने वालों को प्रमोशन दोगे तो भाई बाकियों को लगेगा कि मेरे को भी ये करना चाहिए, मेरे को प्रमोशन मिलेगा मेरे को इससे। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में कोई गड़बड़ी आ गई है, ये ऊपर से शुरू की गई एक रणनीति है। दुर्भाग्यवश ये रणनीति हमारे पूरे समाज के स्तर को नीचा कर रही है।
किसान आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। किसान आंदोलन से जो गुस्सा है लोगों में, उसका 2024 लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? सीधा असर मैं आपको कल बताऊं। मैं भिवानी में था, मैं गया तो शाम दादरी, लोहारू, भिवानी सब जगह गया वहाँ, और हर जगह किसानों की मीटिंग थी जिसमें मैं पुराने लोग बड़े गर्व से बता रहे थे जी, फला वाला मोर्चे के ये सेक्रेटरी थे, उस मोर्चे के ट्रेजरर थे जी, उन्होंने ले जाके दिल्ली में रोज छाछ भिजवाया करते थे। वो जो एक कम्युनिटी स्पिरिट है, किसान एक जाति की भावना बढ़ी है। और भिवानी में ज़्यादा मैंने बात की, भाई साहब हमने तो किसान आंदोलन के टाइम से मन बना रखा है, ये किसान विरोधी सरकार है, इसको तो उतारना है, हमें पता ना कौन कैंडिडेट है कौन है, इसको तो एक बार उतारना है। तो ये गुस्से की भावना हरियाणा के अनेक इलाकों में है और जाहिर है इसका असर बिल्कुल सीधे सीधे पड़ रहा है। नहीं तो नॉर्मली भिवानी महेंद्रगढ़ में जो जातीय समीकरण है वो देखते हुए ये होता नहीं, क्योंकि किसान वर्ग की दो जातियां हैं, दो अलग दिशाओं में रहती हैं। लेकिन इस बार मैंने उनको नजदीक आते हुए देखा और ये किसान आंदोलन की देन है। हरियाणा में तो निश्चित ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश वगैरह में, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ा था, लेकिन अगर आज उत्तर प्रदेश का जाट पूरी तरह से जयंत चौधरी के साथ नहीं गया, उसका कारण किसान आंदोलन है। अगर राजस्थान में गंगानगर से लेके और इधर सवाई माधोपुर दौसा तक कांग्रेस आगे रही है, बीजेपी की मिट्टी पलीत हो गई है, उसका कारण किसान आंदोलन है। तो ये गहरी चीजें होती हैं जो जमीन को बदल देती हैं। किसान आंदोलन ने इस देश में संभव बनाया कि लोग बीजेपी के खिलाफ मुंह खोल सकें। पहले हिम्मत नहीं होती थी किसी की खोलने की। किसान आंदोलन ने एक गहरा अविश्वास इस सरकार के बारे में उसको एक बीज उसका बनाया, उसका प्रतिफलन आज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ किसान आंदोलन ने इस लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज यहाँ पर आपका जनसंवाद है और आप काफी जगह पर कर चुके हैं। बेसिकली इसका क्या एजेंडा है? देखिए, गुड़गांव मेरा अपना क्षेत्र है, तो इसलिए जाहिर है मैं मेवात में कर चुका हूँ, आज रेवाड़ी कर रहा हूँ और 2 दिन बाद गुड़गांव बादशाहपुर भी करूँगा, और कल मैं था भिवानी में और 3 दिन बाद महेंद्रगढ़ भी जाऊँगा। बेसिक इरादा ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन कर रही है, लेकिन भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम जितने किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, जो भी पार्टियों के दायरे के बाहर जो लोग हैं, जो देश के लिए चिंतित हैं, किसी पार्टी से कमिटेड नहीं है, उन लोगों को इकट्ठा करके इस बार ये कहना कि इस बार देश के लिए वोट, इस बार चुनाव में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, खड़े हुए साइड में खड़े होकर नहीं देखना है। जैसे 1977 में देश बचाने के लिए कांग्रेस को हराना अनिवार्य था, उसी तरह से 2024 में देश बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना अनिवार्य है। ये मैसेज हम कांग्रेस के बाहर जितने संगठन हैं उन्हीं में बनाने के लिए कर रहे हैं। आज का जनसंवाद और जितना मैं कर रहा हूँ, सब तरफ इसी की तैयारी है कि पार्टी के बाहर बहुत ऊर्जा है। इस देश को बचाने की ऊर्जा सिर्फ पार्टियों में नहीं है, ज़्यादा ऊर्जा तो पार्टियों के बाहर है। उस बाहर वाली ऊर्जा को समेटना हमारा काम है और हमारा जो भारत जोड़ो अभियान है, उस अभियान का यही उद्देश्य है। उस उद्देश्य को लेके आज मैं यहाँ पे हूँ। ये मेरा आज का आपसे अंतिम सवाल होगा। हरियाणा की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव है, इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर होने हैं। विधानसभा चुनाव में ये लोकसभा चुनाव क्या भूमिका निभाएंगे? कोई बदलाव वहां पर होगा इसके नतीजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे से? कोमल जी, अगर इस लोकसभा चुनाव में मोदी, प्रोपेगेंडा, राष्ट्रीय चुनाव ये सब करने के बाद अगर कांग्रेस 5 या 6 सीट ले जाती है, इसका मतलब विधानसभा चुनाव का फैसला तो हो ही गया। फिर तो एकदम मतलब भगदड़ मच जाएगी बीजेपी के अंदर। लाइन लगा लगा के नेता कांग्रेस में आना शुरू कर, आप तो देश जानती हैं सब धंधे होंगे, लाइन लगा के आना शुरू कर देंगे और एक मायने में 25 तारीख को हरियाणा के विधानसभा का फैसला भी हो जाएगा। और मुझे लगता है फैसला बिल्कुल स्पष्ट है, अब बीजेपी के दरवाजे बंद हो रहे हैं। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।